हेलो एवरीवन, आरओ प्रीलिम बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे यहाँ पे तीसरा दिन है जहां पर हम आरओ के एशियन हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी यहाँ पर रेडी होंगे, सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। डेली बेसिस पर रिवीजन आपका कैसा चल रहा है उसको जरूर यहाँ पर बताएं। फीडबैक अपना जरूर देते रहें कमेंट के माध्यम से, ताकि यहाँ पे पता चल सके सेशन कैसा जा रहा है। और हाँ, अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि लाइक अगर आपको कुछ सेशन में और भी कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ और चीज़ें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हेल्पफुल हैं, या कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसको हम यहाँ पे डेली बेसिस पे डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अपने सारे सेशन के समाप्त होने के बाद अपने क्वेश्चन फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नहीं हुए, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए है, सिकंदर के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का यहां पे शासन था, ठीक है। आंसर यहां पे ऑप्शन है, ए है नंदवंश, बी है मौर्य वंश, सी है सुंग वंश और डी है कण्व वंश। तो बताइए, जब सिकंदर ने यहां पर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में यहां पे देखा है उत्तर भारत में शासन किस राजवंश का था। आसान सा प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर आई होप पता होगा और यह क्वेश्चन आपका किसी को कोई गलत नहीं करेगा। देखा जाए सिकंदर यहां पर आक्रमण करने के लिए आते, जो भारत उसने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व किया था। और 326 ईसा पूर्व अगर हम देखें तो शासन उस समय उत्तर भारत में किसका था? नंद वंश का यहां पर आपको शासन था। और ये जो क्वेश्चन आपका यहां पर राइट आंसर है वो रहेगा ए, ठीक है। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, जहां पे नंद वंश का आपका शासन था। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? यह क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या अरिस्टोबुलस। तो यहां पर यह बताना है, देखिए पूरा अगर हम बात करें, सिकंदर जो है पूरी सेना के साथ आया था, ठीक है। और इस सेना में यहां पर ये सब लोगों में से एक व्यक्ति जो था वो नहीं आया था उनके साथ, ठीक है। कौन नहीं आया था ये आपको बताना है। देखा जाए तो इसमें आपको जो आंसर है इसका, सिकंदर की बात करें तो यहां पर नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों ही यहां पर सिकंदर के साथ आते हैं। नियार्कस की बात करें या आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस की, तो इन्हीं के कह सकते हैं कि विवरण या कह सकते हैं जानकारी के माध्यम से जो उन्होंने सिकंदर के बारे में पता है, जिससे हमें सिकंदर के बारे में, उनके किए गए आक्रमणों के बारे में यहां पर पता चलता है। एक तरह से ये लेखक भी थे। नियार्कस देखे जाए तो यहां पर सिकंदर के आपके जल सेनापति भी थे। लेकिन एक व्यक्ति जो इनके साथ नहीं आया था, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका आंसर है सी, डायमेकस जो है यहां पर इसके साथ नहीं आए थे। तो जितने लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला, ठीक है, निम्नलिखित में किनके बीच यहां पर स्थित है? यहां पे ऑप्शन है, पहला सिंधु तथा झेलम, बी है झेलम तथा चिनाब, सी है चिनाब तथा रावी या डी है रावी तथा व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं, किस नदी के किनारे यहां पर आपको देखा जाए या किन नदी के बीच में आपका तक्षशिला स्थित है? इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर देखें तो यहां पर जो राइट आंसर यहां पर देखा जाए, जो तक्षशिला जो आपको देखा जाए तो ये एक विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। ऐसे बसाया गया था किसके द्वारा? यहां पर तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो बसाया गया था उसे कहा जाता है कि राम के भाई जो थे भरत, उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था तक्ष, उनके द्वारा इसे बसाया गया था करीब 700 ईसा पूर्व की स्थिति में, ठीक है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान समय देखा जाए तो आपको कहां पड़ता है? रावलपिंडी में यहां पर आपको पड़ता है। और किन नदियों के बीच, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसका राइट आंसर क्या है? वो रहेगा सिंधु और झेलम। तो यहां पे इसका राइट आंसर है ए। तो जितने लोग यहां पर ए लगा रहे हैं अपना सही का टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य अथवा किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध यहां पे शस्त्र धारण किया था? यह क्वेश्चन है। आंसर देखें, अभिसार है, ग्लाइडसाई है, कट है या अश्वक है, यह आपको आंसर बताना है। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, देखा जाए तो कई क्षेत्रों से आक्रमण करते हुए भारत पहुंचा था। उसमें से एक प्रांत था, उस सीमांत एक गणराज्य था, और उस गणराज्य में जब सिकंदर ने आक्रमण किया, वहां के पुरुषों को उसने हरा दिया, काफी लोगों को मार दिया, तो वहां की स्त्रियों ने फिर उसके बाद शस्त्र धारण कर लिया था और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसके पश्चात सिकंदर उन सभी स्त्रियों को भी यहां पर मार दिया था। तो गणराज्य कौन सा है, ये नाम आपको बताना था। इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। अश्वक जो है एक सीमांत यहाँ पे प्रांत गणराज्य था जहां पर यह घटना पूरी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला है सिकंदर विचित्र प्रदेशों को अपने सेनापति नियारकस को सौंपकर भारत से लौट गया, और दूसरा है नियारकस सिकंदर का जल सेनापति था। अब यह बताना है आपके उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जहां पे देखा जाए आंसर क्या होगा, तो सबसे पहली चीज दोनों ही कथन के बारे में अगर हम विश्लेषण इसमें से कर ले, ठीक है, आंसर अपना टिक कर लीजिए जिसको जो लगता है। मैं आप विश्लेषण थोड़ा सा कर दूं। देखिए सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने आए, जैसे हमने देखा उनके साथ नियारकस आए हुए थे। ठीक है, अब नियारकस यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति नियारकस को सौंपकर भारत लौट गया था। तो देखा जाए तो सिकंदर यहाँ पर इनके सेनापति आपको नहीं थे, बल्कि ये आपको थे कौन थे? जल सेनापति थे। आपके मुख्य सेना के यहाँ पे ये सेनापति नहीं थे। जिनको इन्होंने विजित, देखा जाए विजित प्रदेश जो देकर गए, वो सेनापति आपके थे नियारकस ना होके कौन थे यहाँ पे? फिलिप। ठीक है, फिलिप वो सेनापति थे जिसने सिकंदर ने अपने भारत वाले विजित जो प्रदेश है उनको सौंप करके वापस चले जाते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा, यहां पर देखा जाए तो केवल 2 सही है। यहां पर आपको आंसर होगा बी। ठीक है, तो पहला यहां पे गलत है, दूसरा आपका सही है। आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, सत्य कथन आपको बताना है। पहला क्या है? पहला कहता है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया यानी सीखा। दूसरा, भारत में गांधार शैली का विकास जो है ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। अब इनमें से सही कौन सा है? कहता है केवल एक सही है, ये कहते हैं केवल 2 सही हैं, सी कहते हैं 1 और 2 दोनों ही यहां पर आपको सही हैं। तो देखा जाए तो इस स्थिति में आपको भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली सीखी, सही है। मुद्रा निर्माण की कला को सीखा, सही है। और इन्हीं के कारण देखा जाए जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर कौन था? यूनानी था। ठीक है, तो उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहां पर वो काफी टाइम तक रहा भी। ठीक है, और उसने भारत से जाते जाते उस समय के लोगों के साथ जो उसके क्योंकि रहने के कारण 326 ईसा पूर्व उसने यहां पर आक्रमण किया, 325 ईसा पूर्व में वो वापस जाता है। तो इस दौरान यहां पर भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली भी सीखी, और मुद्रा प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, एक तरीके से फैला हुआ, वो वहां पर आपको देखा जाए इनके कारण होता है। इसके साथ साथ यूनानियों की अपनी यहां पर एक स्थापत्य शैली थी जिसको हम गांधार शैली कहते हैं, और इस गांधार शैली को भी यहां पर जो सीखा भारतीयों ने, वो यहां पर यूनानियों से सीखा था। तो यहां पे ईरानियों का जो प्रभाव है यहां पे ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहां पर केवल 1। तो ए आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ठीक है, किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। 4 ऑप्शन है, तो ये बताना है आपको ये जो महामस्तकाभिषेक की यहां पर ये घटना होती है ये क्या है, ठीक है, किससे संबंधित है? देखा जाए से हर 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक वाली जो घटना है, ये महान धार्मिक घटना हर 12 वर्ष में यहाँ पे आयोजित की जाती है। कहाँ आयोजित की जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी देखा जाए तो कहाँ आयोजित की जाती है? श्रवणबेलागोला का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर श्रवणबेलागोला पर्वत पे यहाँ पर आपको इसका आयोजन प्रति 12 वर्ष में किया जाता है। एक बड़ा यहाँ पर धार्मिक आयोजन है जो कि संबंधित है आपका जैन से, जैन धर्म से। तो यहाँ के जो जैन अनुयायी हैं आते हैं हर 12 वर्ष में, और ये एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए बाहुबली जो है, भगवान बाहुबली की यहाँ पर महामस्तकाभिषेक की घटना होती है, वहां पर उनका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो राइट आंसर इसमें से है वो है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? तो देखिए आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध को जो है बोध गया में यहां पे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सारनाथ आते हैं, और सारनाथ में यहां पर वो 5 ब्राह्मणों को जो है अपना ज्ञान उपदेश यहां पर आपको देते हैं, और इसी को यहां पे धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कही जाती है जो कि कहां होती है? सारनाथ में। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सारनाथ में पहला धर्मचक्र प्रवर्तन की जो घटना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन घटना किससे जुड़ी हुई है?
बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए पहले उपदेशों के संदर्भ में। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन यहां पर आपको 4 युग्म दिए गए हैं, आपको पहले देख लेते हैं क्या है। पहला दिया हुआ है कि जो लोथल है वो एक प्राचीन गोदी है, बेसिकली आपको देखा जाए तो इसके बारे में हमने देखा भी था, जो कि सही है। दूसरा, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उद्देश्य, जो कि अभी हमने देख लिया। तीसरा है राजगीर अशोक का सिंहा स्तंभ शीर्ष, और चौथा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना है। ए कहता है 1 और 2 सही हैं, जो कि हमने देखा। बी कहता है कि नहीं, पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। बी सी कहता है 1 2 4 सही है, और डी कहता है कि भैया सब सही है, 1 2 3 4। तो 1 2 तो क्लियर है कि आपको सही है। अब तीसरा चौथा अगर आपको इसमें क्लियर होगा तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि लोथल को जो है हड़प्पा सभ्यता संबंधित एक स्थल है, जो कि यहाँ पर एक बंदरगाह की स्थिति है, जिसे गोदी क्षेत्र भी आप कहते हैं, और ये आपका राइट है, ए सही है। दूसरा कहता है कि सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना भी हमने यहां पर देखा भी, तो ये भी आपको देखा जाए तो सही है। तीसरा यहां पर जो घटना कहता है कि अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, यानी कि देखा जाए जो अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं, अशोक स्तंभ आप सबको पता है कहां पे था, आपको सारनाथ में। ठीक है, ये भी कहां पे है, सारनाथ में। तो यहां पे क्या नाम दिया हुआ है, राजगीर। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया तीसरा। अब बचा चौथा, नालंदा भी देखा जाए तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय भी है एक तरीके से, जो बौद्ध अधिगम का एक महान पीठ भी कहा जाता है, जहाँ से देश विदेश के लोग पढ़ने भी आया करते थे। तो यहाँ पे चौथा भी आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही है। तो यहाँ पे सी आंसर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र इस प्रकार हैं। ठीक है, ये बताना है, ये जो चक्र हम पढ़ते रहे हैं वो कौन सा इसमें से राइट है। द्वापर कृत त्रेता कली, कृत द्वापर त्रेता कली, कृत त्रेता द्वापर कली, या त्रेता द्वापर कली कृत। हम लोगों ने देखा जाए हिंदू धर्म में आप विभिन्न कार्यक्रम सुनते आए होंगे, तो यहां पे इसका आंसर टिक करना आसान है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, 4 अलग अलग यहाँ पे नाम ये आप सुनते हैं। तो यहाँ पे सतयुग की जगह पे कृत है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले देखा जाए कृत आएगा, फिर यहाँ पे त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नैनार, नैनार कौन थे, कौन थे भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है। ए है वैष्णव धर्म के अनुयायी, बी है शैव धर्म के अनुयायी, सी है शक्ति, और डी है सूर्योपासक। तो यहां पे देखा जाए नैनार को अगर हम देखें तो नैनार आपके किससे रिलेट करते हैं, शैव धर्मानुयायी है। शैव जो है जिन्हें हम कहते हैं शिव भक्त जिन्हें कहा जाता है, तो शैव धर्मानुयायी यानी कि आपको देखा जाए शिव को मानने वाले, आपको इन्हें नैनार की संज्ञा दी जाती है। शिव के बारे में जो जानकारी अगर हम देखें तो आपको वेदों में भी मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से भी देखा जाए तो आपको यहाँ पर चिन्ह आपको इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी पुरानी स्थिति है, कह सकते हैं प्राचीन काल में सिद्ध शैव धर्म को मानने वाले लोगों के हम नैनार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कौन सा है। ठीक है, यहां पे देखिए, पहला है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, या मेहरौली स्तंभलेख। तो यहां पर अगर हम देखें जो भागवत धर्म की बात की जा रही है, भागवत धर्म अगर हम देखें तो सूर्य को उपासक भी यहां पर इन्हें बोला जाता है, भागवत धर्म को। ठीक है, और ये जो हेलियोडोरस का यहाँ पर बेसनगर अभिलेख है, यहाँ पर इस भागवत धर्म की आपको इसमें जानकारी आपको मिलती है, जिसके बारे में यहाँ पर किस तरीके के धर्म स्थल, किस तरह के प्रक्रियागत चीजें हैं, इन्हें हम वैष्णव धर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, भागवत धर्म भी वैष्णव धर्म भी है, इन्हें सूर्य उपासक भी कहते हैं, और साथ ही साथ हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से इस भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो राइट आंसर इसमें से होगा वो कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां हैं जिनको आपको मिलान करके एक उत्तर को यहाँ पर चयनित करना है। सूचियां दी हैं कि पहला देखें, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो इसमें मदीना, वेटिकन, पावापुरी और वाराणसी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है एक तरफ यहाँ पे धर्म, दूसरी तरफ उनसे संबंधित एक पवित्र कह सकते हैं शहरों के नाम दिए हुए हैं। इनको मिलान करके आपको एक सूची तैयार करनी है। ऑप्शन है 3 1 4 2, 1 2 4 3, 3 4 1 2, 2 3 1 4। ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या है? तो देखा जाए तो बहुत आसान है। आप आसानी से देखा जाए, आप मदीना का जैसे ही नाम सुनते हैं सीधा आप इससे जोड़ सकते हैं इस्लाम धर्म से। वेटिकन का नाम आप सुनिए तो सीधा आप किससे जोड़ देंगे? ईसाई धर्म से। पावापुरी आप नाम सुनते ही किससे आप जोड़ देंगे? जैन धर्म से। और हिंदू धर्म से रिलेटेड है आपका वाराणसी, काशी विश्वनाथ धाम, आप आसानी से उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी में से इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए के हिसाब से लेंगे क्योंकि ए बी सी डी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा देखा जाए तो यहाँ पे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 4 3 1 2 यहाँ पर देखा जाए, सॉरी पहले जैन धर्म है तो ठीक है। तो 3 4 1 2 यानी कि सी आंसर। ठीक है, तो 30 नंबर के जो राइट आंसर यहां पे है वो कौन सा है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? आसान सा प्रश्न है, सभी आप जानते होंगे इस क्वेश्चन को। महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर। मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग की जो परिकल्पना यहाँ पे प्रस्तुत की थी, किसने की थी? इन अष्टांगिक मार्ग को देखा जाए तो दुखों को अंत करने के लिए, 4 दुखों का बेसिकली यहाँ पे अंत करने के लिए मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग की यहाँ पर बात की गई थी। और उस मध्यम मार्ग के संदर्भ में उन्होंने 8 यहाँ पे मार्गों की बात की है, जिसमें यहाँ पे जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, तो इस तरह के यहाँ पे अष्टांगिक मार्गों की बात किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? आपका बी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है? ठीक है, आंसर है रामायण है, सॉरी ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। तो यहां पर अजंता के बारे में हमने देखा था, एक करंट का क्वेश्चन भी आया हुआ था। एक बार फिर इसमें हम देखें तो आंसर बहुत आसान है। जो चित्रकलाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कहानियां उसमें उकेरी गई हैं, वो कैसी हैं? यहाँ पे शायद चित्राकृति हैं। और साथ ही साथ आपको कैसी कहानियों का उल्लेख किया गया है? जातक कहानियों का उल्लेख चित्रकारी के माध्यम से शैलों पर किया गया है, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आंसर आपका होगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां दिया? आसान सा है, अभी हमने चेकआउट भी कर लिया। 2 जगह पे यहां पर देखा जाए तो आपको चेकआउट हो गया है, तो इसको ज्यादा इसमें समय नहीं लेते हैं, सीधा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। सारनाथ में देखा जाए तो उन्होंने अपना प्रथम धर्म संदेश दिया, जिसे महाधर्म धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ठीक है, देखा जाए तो अभी हमने नालंदा को देखा जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पीठ है। उसी तरीके से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मतिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो पाल वंश के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो की गई है। और ये सभी जो हैं वो पाल वंश यहाँ पे संबंधित शासक रहे। तो यहाँ पे देखा जाए तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला आपको विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो राइट आंसर 17 का कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है और इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में यहां पर हुआ था? तो जैसे हमने देखा कि गांधार शैली जो कि यहां पे यूनानियों के द्वारा लेकर आई गई थी, तो यहां पर यूनानियों के द्वारा लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पे इसका विकास भारत में सबसे ज्यादा देखने को किस काल में मिलता है? देखा जाए तो यहाँ पे हर्ष हैं, अशोक हैं, कनिष्क हैं, चंद्रगुप्त हैं। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जिसका राइट आंसर जो है गांधार का ग्रीक बौद्ध शैली का जो विकास होता है सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो कनिष्क के शासन काल में यहाँ पर देखने को मिलता है, कुषाणों के शासन काल में देखने को मिलता है, कुषाण वंश के समय में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा है? आपका सी है। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी काफी बार देखा जाए तो हाईलाइटेड भी रहता है और करंट में भी लगातार बना रहता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन कौन सी घटना हुई थी? उसका आंसर आपको बताना है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, या फिर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या है?
जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन मिलती है। वो कॉमन क्या मिलता है कि बुद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख जो घटनाएं हुई, चाहे वो बुद्ध को जन्म हुआ हो, चाहे वो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, और चाहे बुद्ध को यहाँ पे मृत्यु हुई है, उसके लिए एक ही दिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और वो है वैशाख पूर्णिमा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पर बुद्ध धर्म में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार के तौर पे भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी है। अगला देखते हैं। अगला है मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल है, बौद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध कला का संबंधित यहाँ पे बौद्ध धर्म से है, या फिर देखा जाए बौद्ध ग्रंथ है। तो देखा जाए तो कला साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध स्थल या बुद्ध का एक नाम है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि मिलिंद पन्हो किससे रिलेटेड है। तो देखा जाए तो मिलिंद पन्हो एक आपका ABCD में से जो राइट आंसर इसमें से होगा कौन सा है? आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा कौन सा है? डी, यानी कि क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं। और मिलिंद पन्हो को काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी बौद्ध ग्रंथ में के तौर पर माना भी जाता है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा है? डी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। बताना है कि बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर यहां पर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ण, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति? देखा जाए तो यहाँ पे कोड भी आता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसमें देखा जाए तो ये तीनों ही चीजों को मिला करके बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित इन्हें कहा जाता है त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चावार्क, जमाली। तो यहां पर एक फैक्ट स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है और आपको एक फैक्चुअल जो डेटाज है वो आपको बस क्लियर होने चाहिए। यहां पर देखा जाए तो महावीर का प्रथम जो शिष्य था जिन्हें यहां पर उन्होंने स्वीकार किया, शिक्षा प्रदान की, वो कौन थे? जमाली। क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर है। तो यहां पर प्रथम जो शिष्य हैं आपको कौन है? महावीर के जमाली, ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? ठीक है, ऑप्शन है जिन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन। तो महावीर को हम और किस नाम से यहाँ पे जानते हैं ये आपको बताना है। देखा जाए तो जैन में धर्म में यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके कारण इन्हें यहाँ पर जिन भी कहा गया है। ठीक है, जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, सांसारिक स्थितियों से मुक्ति पा जाना, उस पर विजय प्राप्त कर लेना, विजेता कहलाना, शिक्षा जो ज्ञान की प्राप्ति, तो यहाँ पर इन्हें जिन कहा गया है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। वर्धमान महावीर को अन्य जो किस नाम से हम जानते हैं इसमें जिन कहते हैं, जिनका अर्थ होता है विजेता। तो 23 का आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि? वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे, दूसरा 10 राजाओं के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था, सी वे भारतीय संस्कृति में रुचि रखते थे, या डी वे भारत में ठहरना चाहते थे। तो देखा जाए इनका एक मूल उद्देश्य जो है, चीनी जो यात्री थे उनका सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो आपको किसमें था या किस कारण से भारत आते ये बताना है। ठीक है, कई अलग अलग शासकों के समय में, जैसे वेनशांग है, फहयान है, आपने इनका नाम सुना होगा, जो अलग अलग शासकों और समय कालों में यहाँ पे भारत में आए और एक से ज्यादा बार भी यहाँ पर इनके द्वारा यात्राएं की गई हैं। ठीक है, और ये विशेष रूप से देखा जाए जो आते थे वो आते थे बौद्ध मत में यहाँ पे रुचि रखने के कारण, क्योंकि काफी सारे बौद्ध अनुयायी आपको देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनका प्रचार प्रसार आपको देखा जाए बौद्ध धर्म के समय में उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अलग अलग देशों में जाकर। तो यहाँ पर बौद्ध मत में रुचि रखने के कारण चीनी यात्री भारत आते थे। 24 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? ठीक है, बौद्ध परिषद देखें टोटल आपको 4 हुई थी। ठीक है, ए है कश्मीर, बी है राजगीर, सी है पाटलिपुत्र, डी है वैशाली। और प्रथम बौद्ध परिषद आपको पूछी गई है, इसका आपको राइट आंसर इसमें बताना है। देखा जाए तो टोटल जो बौद्ध परिषद हुई थी उनकी संख्या आपको 4 है। ठीक है, और चारों जो बौद्ध परिषद आपको हुई थी इन चारों ही जगहों पर हो चुकी हैं।
चारों जगहों पे हो चुकी हैं, अलग अलग शासनकाल में और अलग अलग समय पर हुई थी। जो पहली अगर हम देखें यहां पर आपको जो क्वेश्चन के रूप में यहां पर पूछा गया है, यहां पे सबसे लास्ट में जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, जिसे हम कुंडलवन कहते हैं। यहां पे आपको चौथी बौद्ध संगीत का यहां पर आयोजन किया गया था। उसके अलावा देखा जाए कनिष्क के शासनकाल में स्थिति में देखा जाए, उसके पहले हम देखें तो यहां पर पाटलिपुत्र में आपको तीसरी यहां पर होती है, जो कि अशोक के शासनकाल में होती है। दूसरी जो होती है वो राजगिरी में होती है, जिसका आयोजन देखा है कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और पहली जो बौद्ध संगीत यहां पर हुई थी वो पहली बौद्ध संगीत यहां पे राजगिरी में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में यहां पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर यहां पे होगा बी, राजगिरी में। और किसके शासनकाल में यहां पर हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और 483 ईसा पूर्व की स्थिति में यहां पर देखा जाए, इसी में यहां पर राजगिरी में यहां पर देखा जाए तो अब इसका प्रक्रियागत चीजें जो होती हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का यहां पे आयोजन हुआ था। तो राजगिरी नाम यहां पे ध्यान रखना है। और किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। इसका दूसरा यहां पर वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर में यहां पर हुई थी। तो इसका ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है राज्य, दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। सिक्किम में यहां पे देखा जाए बुमचू महोत्सव है, नागालैंड में होजगिरी है, मणिपुर में लाई हरोबा है, त्रिपुरा में उनाट कोटी है। इसका उपर्युक्त में से आपको कौन सा यहां पे सही सुमेलित है? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या सभी चारों युग्म? तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से यहां पे देखा जाए, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो आपको सारे क्वेश्चन किसके हैं? वो सारे क्वेश्चन हमने देखे आपके एशियन हिस्ट्री के, स्टैटिक जीके और जीएस से। अब यहां पर हम करंट का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने आंसर यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। हम इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर है आपका सी है। तो जितने लोगों ने सी आंसर टिक किया वो सही है। बाकी यहां पर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक एक करके इन सभी त्योहारों के बारे में। पहला है बुम। बुम क्या है? एक वार्षिक पवित्र जल फूलदान अनुष्ठान है जो कि ताशी दिंग मठ में मनाया जाता है, जो कि कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। नदी कौन सी पड़ती है? तो रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से आपको एक माना जाता है। और बुमचू का जो अर्थ होता है तिब्बती में पवित्र जल का बर्तन, यहां पर आपको कहा जाता है। दूसरा है होजगिरी नृत्य। यह कहां होता है? त्रिपुरा में होता है। ठीक है, त्रिपुरा का है होजगिरी नृत्य और यह प्रसिद्ध नृत्य है त्रिपुरा का। देखा जाए यहां पर यह नागालैंड का नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। यह नृत्य होजगिरी उत्सव या लक्ष्मी पूजा के अवसर पर यहां पर मूलतः किया जाता है त्रिपुरा में। तीसरा है लाई हरोबा। लाई हरोबा भी देखा जाए तो एक प्रकार का आपका नृत्य है और प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो यह मणिपुर में सभी शैलीबद्ध नृत्यों का यहां पर आधार इसे कहा जाता है। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है देवताओं का आनंदोत्सव और यह सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नृत्य की परंपरा के रूप में यहां पर पेश किया जाता है। देखा जाए तो हाल ही में त्रिपुरा के उनाकोटी की रॉक कट मूर्तियों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम कहते हैं यूनेस्को, के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह 7वीं और 9वीं शताब्दी का देखा जाए तो आपका एक शैव तीर्थ है। ठीक है, शिव को मानने वाले। उनाकोटी का जो अर्थ है 1 करोड़ से एक कम कहा जाता है और यहां पर बड़ी संख्या में आपको चट्टानों काटकर बनाई गई आपको नक्काशियां विशेष रूप से आपको उपलब्ध है। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2022 रिपोर्ट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, 2017-18 में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमबल की भागीदारी में वृद्धि देखी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ये भी आपको करंट में ये सोशल इश्यूज का एक क्वेश्चन यहां पर आपको मैंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन को नोट कर लें। इसका राइट आंसर अभी हम चेकआउट करके देखेंगे, इसकी व्याख्या करके। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया क्या है क्वेश्चन और उसका आंसर अपना अपना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, आंसर है आपका सी है और सी क्यों है वो भी हम यहां पे एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए,
हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट जारी की है, अतः यह कथन आपका पहला सही है कि मंत्रालय ने जारी की है वो कथन आपका सही है। दूसरा, 2017 से 2019 में जन्म के समय जो लिंगानुपात है 904 से बढ़कर 2018-20 में 3 अंक की वृद्धि के साथ ये 907 हो गया है। ठीक है, लिंगानुपात में थोड़ी वृद्धि। इसके अलावा 2011-12 के 943 की तुलना में वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं बढ़कर 952 होने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुधार की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहां पे सुधार हो जाएगा। इसके अलावा 2017-18 में देखा जाए 15 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रम बल की भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई और इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे पीछे पाई गई, अतः कथन 2 भी आपको सही है। इसके बाद वर्ष 2021-22 में पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 थी और अनेक वर्षों में असमानता में यहां पर कोई भी सुधार अभी तक यहां पे नहीं देखा गया है। तो मतलब कहने का है कि असमानता की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कार्यस्थल पर बात करें, पारिश्रमिक अवसरों के संदर्भ में सामाजिक कारक, शैक्षिक योग्यता, लैंगिक असमानता, इस प्रकार की समस्या भी आपको प्रमुख कारण इसके लिए बताए जा रहे हैं। भारत में आयु और लिंग संरचना के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु की आबादी में गिरावट और वर्ष 2036 तक 60 वर्ष से अधिक की आबादी में वृद्धि होने की संभावना भी यहां पर जताई गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का यहां पर हमने आंसर देखा, इसका है सी राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर यहां पर आपको विचार करना है। पहला है बौद्ध धर्म में मुद्राएं। ठीक है, बौद्ध धर्म में मुद्राएं और दूसरी तरफ यहां पे मुद्रा का आशय आपको दिया गया है। 4 मुद्राएं दी हैं, कौन कौन सी हैं? अंजलि मुद्रा, वितर्क मुद्रा, कर्ण मुद्रा, तर्जनी मुद्रा। दूसरी तरफ यहां पर मुद्रा का आशय क्या है? जैसे अंजलि मुद्रा का दिया है सम्मान, अभिवादन, आभार। वितर्क मुद्रा का दिया है चेतावनी देना। कर्ण मुद्रा का मतलब है बुद्ध अथवा बोधिसत्व का चित्रण और तर्जनी मुद्रा का अर्थ है शिक्षाओं के संचार की मुद्रा। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पे सही सुमेलित है। ऑप्शन देख लीजिए, ए है 1 2 4, बी है 2 4, सी है 1 3 और डी है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर यहां पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का यहां पे ऑप्शन यहां पर आप सभी लोग अपना अपना सेलेक्ट कर लें। इसकी व्याख्या देखते हैं और समझते हैं यहां पर इसके से रिलेटेड राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां पे सी आंसर इसका सही है और क्यों सही है उसके संदर्भ में थोड़ी सी हम इसकी डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आंसर सभी लोग जिनका सी लगाया है सही है। बुद्ध धर्म में देखिए कई अलग अलग आपको मुद्राएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलती हैं। जैसे बेसिकली जो मुद्रा बौद्ध धर्म यहां पर देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं यहां पर हस्त संकेत या अवधारणाएं या अवस्थाएं आपको उन्हें माना जाता है, जिनका उपयोग मूलतः वो ध्यान और अन्य अभ्यासों के दौरान करते हैं ताकि मन को केंद्रित किया जा सके, ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं को प्राप्त करने में यहां पर इन्हें इनके से कहते हैं कि मदद मिल सके। अब यहां पर इन मुद्राओं के नाम दिए हैं, जैसे कि अंजलि मुद्रा है। अंजलि मुद्रा होती है जब बौद्ध धर्म में उपयोग की जाने वाली सबसे आम मुद्रा है। इसमें हथेलियों को छाती के सामने एक साथ यहां पे दबाया जाता है, जिससे उंगलियां ऊपर की ओर यहां पर आपको संकेत करती हैं एक तरीके से। इसी तरीके से दूसरा यह सम्मान, अभिवादन, कृतज्ञता का प्रतीक मानी जाती है, अतः युग्म 1 जो है आपका सही है। वर्तमान समय देखा जाए तो हम नमस्ते जो कहते हैं अभिवादन स्वीकार करने की स्थिति। इसी तरीके से दूसरी है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा देखा जाए तो इस मुद्रा को हम कहते हैं शिक्षण मुद्रा। शिक्षण मुद्रा या दूसरा हम इसे अन्य नाम से कहते हैं चर्चा मुद्रा। इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाने और अंगूठे एवं तर्जनी के माध्यम से वृत्त बनाकर शामिल किया जाता है और इस तरीके से इसे हम कहते हैं कि आपको ये सही युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है। तो एक तरीके से हम ऐसे जो आपको कहते हैं तो ये आपको तर्जनी आपको देखा है, अंगूठा आपको मिला हो, ऊपर की ओर हाथ उठाते हैं, तो ऐसी मुद्रा को हम कहते हैं यहां पर एक वितर्क मुद्रा। इसके बाद यह ज्ञान के संचरण, बुद्ध की शिक्षाओं के संचार का प्रतीक भी इसे माना जाता है। तीसरा है आपको देखा जाए जो कर्ण मुद्रा है। कर्ण मुद्रा क्या है? इसमें बायां हाथ हृदय तक ऊपर लाया जाता है और हथेली से आगे की ओर यहां पर होती हैं। तर्जनी और छोटी उंगलियां सीधी ऊपर की ओर संकेत करती हैं, जबकि अन्य 3 उंगलियां हथेली की ओर यहां पर आपको मुड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इसे हम कहते हैं कर्ण मुद्रा। इसके बाद यह मुद्रा जो होती है अक्सर बुद्ध या बोधिसत्व के चित्रण में देखी जाती है। इसमें सुरक्षा, नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। साथ ही तर्जनी ज्ञान की ऊर्जा और बाधाओं को दूर करने क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, अतः तीसरा युग्म भी सही सुमेलित है।
और लास्ट देखते हैं तर्जनी मुद्रा के बारे में। इसमें तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है जबकि अन्य उंगलियां हथेली की ओर मुड़ी होती हैं। और तर्ज मुद्रा इसे भय के इशारे के रूप में भी जाना जाता है और यह युग्म भी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। इसका उपयोग बुरी आदतों को हानिकारक प्रभावों के खिलाफ चेतावनी या सुरक्षा के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो एक चेतावनी के तौर पे यहाँ पे आपको देखा जाए तो यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है त्योहार है, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं, और जैसे कि साजिद, चेरा ओबा, मणिपुर, उगादी, दक्कन क्षेत्र, बोहाग, बिहू, टसम। अब यहाँ पे देखिए तो इनको उपयुक्त में कितने सही सुमेलित हैं? कोई भी युग्म सही नहीं है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, तीनों युग्म सही हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग इसे टिक कर लीजिए अपना अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का हम इसका आंसर चेकआउट करेंगे किसका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो त्योहार और कौन सा त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है उसको लेकर यहाँ पे युग्म है। पहला कोई नहीं है, बी में है केवल 1, सी में है केवल 2 और डी है तीनों युग्म सही है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे डी यानी कि तीनों ही सही हैं। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा, इन त्योहारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर राइट आंसर तो डी है आपका। पहला है गुड़ी पड़वा, जिसे हम उगादी भी कहते हैं, गुड़ी पड़वा या उगादी। ये त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सहित दक्कन के क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसमें गुड़ यानी कि मीठा और नीम यानी कि कड़वा साथ में परोसा जाता है, जिसे दक्षिण में बेऊ बेला भी कहा जाता है। यह जीवन में आने वाले सुख और दुख का यहाँ पे प्रतीक माना जाता है। गुड़ी महाराष्ट्र में घरों में तैयार की जाने वाली एक गुड़िया होती है और उगादी पर घरों में दरवाजों को आम के पत्तों के द्वारा सजाया जाता है, जिन्हें कन्नड़ में तोरणालू या तोरण भी आपको कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे साजबू चेरा ओबा है। यह मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और विशेष रूप से देखा जाए तो राज्य के मेइती लोगों के द्वारा बहुत धूमधाम और खुशी के साथ से मनाया जाता है। देखा जाए तो मणिपुर हिंसा भी अभी काफी फेमस थी, जिसमें से यहाँ पर मेइती जो लोग थे, यहाँ पर कुकी समुदाय के साथ इनका यहाँ पर झड़प और संघर्ष की घटनाएं हमने महीनों यहाँ पर लगातार देखी हैं। इसके बाद आता है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू जो है इसे हम रोंगाली बिहू भी कहते हैं, इसे जात बिहू या सात बिहू भी कहा जाता है और ये एक आदिवासी जाति यहाँ पर जनजाति आपका त्योहार है। मनाया कहा जाता है बिहू ज्यादातर आपको शब्द जो है असम से मिलता है, तो असम का स्वदेशी जाति समूहों द्वारा असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार। इसे असमिया नववर्ष के शुरुआत के प्रतीक के तौर पर भी इसे मनाया जाता है और आमतौर पर अप्रैल से दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और ऐतिहासिक रूप से फसल कटाई को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। अतः तीनों ही युग में यहाँ पर देखा जाए तो आपको सही सुमेलित है। अगला है विशिष्ट संस्थान योजना यानी कि IOE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना, उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण प्रणालियों को लागू करने में मदद करना है। दूसरा, अब तक देश के 50 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को विशिष्ट संस्थान का दर्जा मिल चुका है। तीसरा, IOE टैग फीस, पाठ्यक्रम, अवधि, प्रशासन संरचनाओं को तय करने के लिए यहाँ पे अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। तो इस करंट क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा बताएं? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। तो संदर्भ में आप यहाँ पर डी आंसर के साथ जा सकते हैं। जो अभी को लगता है आपसे नोट करें, इसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी आंसर राइट है। जिन्होंने भी टिक करना है क्वेश्चन नंबर 30 को देखें तो यहाँ पर सी आपका राइट है। क्यों सही है वो देख लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने देश में 20 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु IOE योजना यहाँ पर आपको शुरू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने वर्ष 2017 में अनिवार्य इसे किया है, जिसे IOE योजना अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त कर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को यहाँ पर देखा जाए सशक्त बनाया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बनाया जाएगा। किफायती पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। विश्व स्तरीय शिक्षण प्रणालियों को इसमें लागू किया जाएगा और साथ ही साथ मदद के लिए विशिष्ट संस्थान का दर्जा देना भी शुरू किया जाएगा। तो सारी चीजें सही हैं। देखा जाए तो कथन एक आपका सही हो गया। दूसरा, इसमें 20 संस्थानों जिसमें 10 सार्वजनिक 10 निजी संस्थान के अनुदान प्राप्त किया जाएगा और चयनित संस्थानों में 11 अप्रैल 2021 में प्रतिष्ठित संस्थानों का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः कथन 2 देखा जाए तो सही नहीं होगा। तीसरा, IOE टैग वाले संस्थानों को फीस, पाठ्यक्रम, अवधि, शासन संरचनाओं को तय करने के लिए अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यथा कथन 3 भी यहाँ पर सही है। अर्थात पहला
और तीसरा सही है। आंसर होगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म स्वच्छता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। दूसरा, इसके तहत भारत में सभी किशोर लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। तीसरा, इसका उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना और किशोर लड़कियों को विद्यालय जाने हेतु यहां पर प्रोत्साहित कर उनकी अनुपस्थिति को कम करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 1, 2, 3। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताएं, मासिक धर्म स्वच्छता योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पे सही है, ए, बी, सी या डी में से। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहां पे आंसर है आपका सी। ठीक है, जितने भी लोग यहां पे सी के साथ जा रहे हैं सबका सही होगा। क्यों सही है, आइए फैक्ट देख लेते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता योजना क्या है? वर्तमान समय देखा जाए तो 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यहां पर चलाया जा रहा है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट और राज्य में देखा जाए केंद्र में संयुक्त बजट के साथ इसे लागू किया जाएगा। अतः कथन एक यहां पर देखा जाए तो आपका सही नहीं है। इसके बाद स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में लगभग 3.49 मिलियन किशोरियों को हर महीने सैनिटरी नैपकिन पैक प्रदान किए गए। अतः कथन 2 आपका सही हो गया। और इस योजना का उद्देश्य है किशोरियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना, मासिक धर्म के कारण विद्यालय में अनुपस्थिति को कम करना। इसलिए कथन 3 भी आपका सही है, अर्थात दूसरा और तीसरा यहाँ पे कथन सही है। अगला क्वेश्चन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना 18 से 25 वर्ष की आयु के चयनित लाभार्थियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना के तहत 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के चयनित अधिवक्ताओं को सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए 2 वर्ष हेतु यहाँ पे वरिष्ठ फेलोशिप भी प्राप्त होगी। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है? चलिए जो भी है अपना अपना आप टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 का ए, बी, सी, डी आपके हिसाब से इसमें से कौन सा सही है? चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहां पे आंसर होगा ए। ठीक है, जितने भी लोग हैं अपना अपना आंसर चेकआउट कर लें किसका सही हुआ है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के संदर्भ से सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति और फेलोशिप को लेकर 18 से 25 आयु वर्ग के व्यक्तियों को यहाँ पे चयनित लाभार्थियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 4 समान 6 मासिक किस्तों में प्रति माह 5,000 रुपए देने की एक छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत 18 से 25 आयु वर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की अवधि छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अतः कथन 1 देखा जाए तो आपको सही है। वहीं कनिष्ठ अध्येता वृत्ति 25 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग के चयनित अध्येताओं को 2 वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। अर्थात यहां पर देखा जाए कथन 2 सही नहीं है। तो यहां पर केवल 1 सही है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है असमिया गमोचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह पहला है, यह कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा है जो विभिन्न रंगों डिजाइनों में आता है और उनमें से सबसे लोकप्रिय चितकबरे प्रारूप के साथ लाल और सफेद है। दूसरा, यह असमिया गमोचा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाणन यहां पे प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से वो बताएं। सभी लोग अपने अपने आंसर को टिक कर लें और उसका एक्सप्लेनेशन चेकआउट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहां पे जो राइट आंसर है वो है बी। यहां पे देखिए असमिया जो गमोचा है ये एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ सूती तौलिया है जो असमिया संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। यह कपड़ा जो होता है वो कैसा है? एक आयताकार टुकड़े के रूप में होता है, विभिन्न रंगों और डिजाइनों में बनता है और सबसे लोकप्रिय जो एक स्थिति हम देखते हैं तो इसमें 2 रंग आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, एक लाल और सफेद। फुलम वाले देखा जाए तो मुख्यतः रूप से यहाँ पे तौलिया आपको देखने को मिलता है जिसे हम गमोचा डिजाइन यहाँ पर कहा जाता है। यह कथन 1 यहां पर आपको देखा जाए तो आपको फिर सही नहीं है। दूसरा, असमिया गमोचा ने अपने अद्वितीय डिजाइन और पारंपरिक महत्व के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी इसे प्राप्त की है, यानी कि जीआई टैग यहां पर दिया गया है और इसकी उत्पत्ति अनूठी विशेषताओं के पहचान को संदर्भित यहां पर भी ये करता है। था कथन 2 यहां पर सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सतत शिक्षा योजना के घटकों में से एक है। दूसरा, इसका लक्ष्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को शामिल करना है। और तीसरा, यह योजना मुख्य रूप से शिक्षण सीखने हेतु स्वयं सेवा संस्था पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, डी 1 और 2, 3। तो यहां पर ये बताएं क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा नव भारत स्वच्छता कार्यक्रम के संदर्भ में। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे अपने अपने ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर लीजिए, ए बी सी डी में से जिसका जो भी राइट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर हम देखें यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी है। सभी लोग टिक कर लें जिन्होंने लगाया है, अगर सही है तो, गलत हुआ है तो उसे भी टिक कर लें। देखिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर के यहाँ पर 1,03,790 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना, ठीक है, केंद्र प्रायोजित है, ध्यान रखिएगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को यहाँ पे प्रारंभ किया। 70,000 करोड़ रुपए ऋण केंद्र का यहाँ पर देखा जाए हिस्सा होगा, 33,790 करोड़ रुपए राज्य का यहाँ पे हिस्सा होगा। और इस योजना का जो लक्ष्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के करीब 5 करोड़ निरक्षरों को इसमें शामिल करना है। तो कथन 1 देखें तो सही है। योजना के देखे जाए तो 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत विकास। तो कथन 2 भी यहां पर आपको सही है। यह योजना मुख्य रूप से शिक्षण और सीखने हेतु स्वयं सेवा संस्था पर आधारित है। और कथन 3 भी यहां पर आपको सही है। तो पर तीनों ही यहां पर सही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये आज के सेशन का हमने देखा। तो यहाँ पर हमने करीब 34 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर देखे हैं। तो आप सभी यहाँ पर सबमिट करें किसके कितने आंसर, 34 में से किसके कितने यहाँ पे राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं, और कैसा सेशन यहाँ पे चल रहा है, इससे आपको कितना लाभ हो रहा है वो भी जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और कोई सजेशन भी हो तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। कल यहाँ पर सेम टाइम पे फिर मिलेंगे 6 बजे कुछ और 2 नए टॉपिक को लेकर के, और करंट अफेयर और सोशल इशू देखा जाए तो आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वहाँ पर उनको भी लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।